हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मुगल कालीन संगीत। ये चैप्टर हमारा पहले से ही चल रहा था, लगभग समाप्ति की ओर ही था। क्लिप 13 में मैंने आपको समझाया था संगीत का विकास विभिन्न मुगल कालीन शासकों के समय में, और किस शासक के समय में कौन कौन जो है संगीतकार हुए थे, किस किस का कितना प्रमुख योगदान रहा, ये सब कुछ हम लगभग कर चुके थे। हमारा टॉपिक चल रहा था औरंगजेब के समय संगीत का विकास। वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो औरंगजेब का समय जो है वो संगीत के विकास का काल नहीं माना जाता, बल्कि संगीत के पतन का काल माना जाता है। क्योंकि औरंगजेब के समय में कला के किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ था। चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो चित्रकला हो, किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ था। औरंगजेब सिर्फ जाना जाता है तो अपनी सैन्य विजयों के लिए जाना जाता है। वो एक महत्वाकांक्षी कट्टर मुस्लिम शासक था, जिसने अपना पूरा जीवन पर्यंत या पूरा का पूरा जीवन उसने जो है विजयों में ही निकाला था। तो औरंगजेब के समय में संगीत का विकास नहीं हुआ, बल्कि औरंगजेब के समय में संगीत का पतन ही हुआ था। आप नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि औरंगजेब का काल संगीत का पतन माना जाता है। संगीत का पतन जो है वो औरंगजेब का काल माना जाता है। औरंगजेब, जैसा कि औरंगजेब के समय में वैसे तो उसने साहित्य को भी कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसके समय में एक दो जो है ग्रंथ लिखे गए थे। तो उन ग्रंथों में भी इस चीज के बारे में वर्णन मिलता है कि औरंगजेब ने संगीत उसको पसंद ही नहीं था और उसने एक बार संगीत को दफनाने का आदेश दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि औरंगजेब के समय में संगीत का कोई विकास नहीं हुआ। औरंगजेब के बाद जो और अन्य उत्तराधिकारी हुए, उनके समय में अवश्य थोड़ा बहुत विकास हुआ था, लेकिन धीमे धीमे करके फिर बाद में पतन ही हो गया था। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि मुगल कालीन संगीत और मुगल कालीन संगीत के विकास में बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनका योगदान माना जाता है। विशेष रूप से अकबर का योगदान, जहांगीर का योगदान माना जाता है। लेकिन औरंगजेब के समय तक आते आते मुगल कालीन संगीत के विकास का पूरी तरीके से पतन हो चुका था। ठीक है, तो ये था हमारा मुगल कालीन संगीत और उसका विकास और पतन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा मुगल कालीन साहित्य का विकास। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुगल कालीन साहित्य का विकास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नया टॉपिक है मुगल कालीन आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलपमेंट ऑफ मुगल पीरियड। ये उसी के अंतर्गत एक टॉपिक है मुगल कालीन साहित्य का विकास, यानी लिटरेचर डेवलपमेंट इन मुगल पीरियड। तो मुगल कालीन साहित्य का विकास, मुगल कालीन साहित्य के विकास के अंतर्गत यदि कहा जाए, यदि इसकी चर्चा की जाए, तो जैसा कि आप जानते ही हैं, मुगल काल महान साहित्यकारों का या महान साहित्य सृजन इस समय में किया गया था। बहुत सारे जो है भाषाओं का भी योगदान इसमें रहा है, या बहुत सारी भाषाओं में साहित्य सृजन इस काल में हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में मुगल काल में अभूतपूर्व उन्नति हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में जैसे फारसी, हिंदी, उर्दू, अरबी, संस्कृत, बांग्ला आदि साहित्य सृजन इस समय में हुआ था। जो मुगल शासक हुए जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इन सभी के शासनकाल में विभिन्न भाषाओं का या विभिन्न भाषाओं में साहित्य सृजन हुआ था। तो उसी के बारे में ही आज हम इसमें चर्चा करेंगे, यानी मुगल काल में किस किस भाषा का विकास हुआ, कौन कौन से ग्रंथ इसमें लिखे गए थे और किस किस के द्वारा लिखे गए थे। ये हमारे मेन पॉइंट्स रहेंगे फोकस के लिए। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया कि मुगल काल में कई भाषाओं का विकास हुआ था, जैसे फारसी, उर्दू, हिंदी, अरबी, संस्कृत। तो सबसे पहले हम जो पॉइंट लेंगे, इसके अलावा एक चीज और कि जो मुगल सम्राट थे वो साहित्य के शौकीन थे। जैसे कि बाबर स्वयं जो है खुद बहुत अच्छा जो है कविता संग्रह की थी उसने उसने स्वयं ने एक बहुत अच्छी पुस्तक भी लिखी थी। इसके अलावा हुमायूं भी जो है साहित्य प्रेमी था। अकबर जो कि शिक्षित नहीं था, फिर भी वो भी बहुत अच्छा साहित्य प्रेमी था। तो उसी तरीके से जो है कि जितने भी शासक हुए थे, इन सभी शासकों ने साहित्य को भरपूर योगदान दिया था, साहित्य को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया था और उदारता पूर्वक विद्वानों को संरक्षण भी प्रदान किया था। उच्च कोटि के बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े साहित्यकार जो है मुगल दरबार में रहते थे, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले जो है साहित्य के क्षेत्र में विकास या साहित्य के क्षेत्र में उन्नति के रूप में हम सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आएगा वो आएगा फारसी साहित्य।
फारसी साहित्य के क्षेत्र में मुगल काल में फारसी साहित्य का विकास, ये हमारा पहला पॉइंट होगा, फारसी साहित्य का विकास। ठीक है, फारसी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बाबर भारत में जो है, बाबर विदेशी था और बाबर भारत में आया था पानीपत के प्रथम युद्ध को विजित करने के बाद। बाबर ने जो है स्वयं एक पुस्तक लिखी थी, तुजुक ए बाबरी। इस पुस्तक के बारे में पहले भी काफी चर्चाएं हो चुकी हैं, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। बाबर ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी तुजुक ए बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में थी। बाबर स्वयं जो है तुर्की फारसी का बहुत अच्छा ज्ञाता था, बहुत अच्छा विद्वान था, और वो दीवान नाम से कविता संग्रह भी करता था, जो कि फारसी और तुर्की में लिखी जाती थी। दीवान नाम से जो है वो कविताएं लिखता था, जो कि फारसी और तुर्की, ठीक है, फारसी और तुर्की भाषाओं में वो लिखी जाती थी। तो इस तरीके से बाबर जो है वो एक अच्छा जो है साहित्य प्रेमी था। बाबर ने भी बहुत सारे जो है साहित्यकारों को प्रोत्साहन दिया था अपने शासनकाल में। हुमायूं जो कि उसका पुत्र रहा, हुमायूं का जीवन तो निर्वासित रहा, लेकिन फिर भी हुमायूं ने भी साहित्य को प्रोत्साहन दिया था। हुमायूं के समय में दो प्रमुख